नमस्कार। कभी सोचा है आज से सैकड़ों साल पहले जब ना इंटरनेट था ना कंप्यूटर, तब भी भारत में व्यापार और फाइनेंस का एक एक कितना जटिल और विकसित सिस्टम काम कर रहा था। कैसे लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे बिना मिले पैसे भेजते थे, ये सोचना ही कमाल लगता है। बिल्कुल। और कैसे व्यापारी अपने इतने महंगे माल का बीमा करवाते थे, ये सब जानना वाकई रोमांचक है। हाँ, और आज हम इसी रोमांचक इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। जी, आज का हमारा ये जो गहन विश्लेषण है, ये आधारित है IGNO इतिहास पाठ्यक्रम की यूनिट 23 पर। यूनिट 23 जिसका शीर्षक है व्यापारिक व्यवहार और मौद्रिक इतिहास, यानी बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मॉनेटरी हिस्ट्री। बिल्कुल, ये यूनिट मध्यकालीन भारत की, आप कह सकती हैं, आर्थिक धड़कन को समझने की एक तरह से कुंजी है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इसकी अहमियत? देखिए, ये यूनिट बेहद महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में आपको सिक्कों पर, व्यापारिक समूहों पर, आर्थिक संस्थाओं पर सीधे सवाल मिल सकते हैं। अच्छा। और मेंस में जीएस पेपर 1 यानी हिस्ट्री और जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमी, दोनों में मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार मार्ग, मौद्रिक नीतियां, संस्थागत विकास, इन सब की समझ बनाने के लिए ये एक बेस का काम करती है। मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एनालिसिस की क्षमता भी बढ़ती है इससे। निश्चित रूप से। ये सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, ये विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करती है। तो आज की चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम जानेंगे कि मध्यकालीन भारत में बाजार कैसे काम करते थे, मार्केट मैकेनिज्म क्या था, विभिन्न प्रकार के सिक्के, कॉइनेज सिस्टम कैसे विकसित हुए, उनका चलन कैसे होता था। अच्छा। व्यापारी साझेदारी में, मतलब पार्टनरशिप में कैसे काम करते थे, दलालों, ब्रोकर्स की क्या भूमिका थी, क्रेडिट यानी साख कैसे दिया जाता था। हाँ, और सबसे दिलचस्प हुंडी जैसे विनिमय पत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बीमा, इंश्योरेंस जैसी जोखिम प्रबंधन प्रणालियां, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे काम करते थे। वाह, तो काफी कुछ है जानने को। जी हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हर पहलू को परत दर परत खोलना है। हम कोशिश करेंगे कि ऐतिहासिक उदाहरणों, उस समय के दस्तावेजों के रेफरेंसेस और सरल भाषा का प्रयोग करके इसे आपके लिए यादगार बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत की आर्थिक दुनिया की ये यात्रा। बिल्कुल। तो सबसे पहले धारा 23.1 परिचय। ये समझना जरूरी है कि व्यापार के ये जो तरीके थे ये अचानक से कहीं से नहीं आ गए। इनकी जड़ें काफी पुरानी है। बिल्कुल सही कहा। ये कोई रातों रात हुआ डेवलपमेंट नहीं था। जैसे दलाल शब्द है, अरबी से आया है, पर बिचौलियों का काम, इंटरमीडियरीज का रोल, ये तो प्राचीन भारत से ही होता आ रहा है। हाँ, ये तो है। हमें 13वीं सदी के एक गुजराती दस्तावेज लेखा पद्धति, ये नाम याद रखिएगा, लेखा पद्धति, इसमें सूदखोरी यानी मनी लेंडिंग के संदर्भ मिलते हैं। ऐसे लोगों को व्यवहार या श्रेष्ठिन कहा जाता था। अच्छा, व्यवहार या श्रेष्ठिन। और दिल्ली सल्तनत के समय? दिल्ली सल्तनत के टाइम में मुल्तानी और शाह जैसे समूह थे। ये बड़े फाइनेंसर्स थे। इनका एक बड़ा काम था सेना को जो वेतन ड्राफ्ट मिलते थे उनको डिस्काउंट पर भुनाना, मतलब एक तरह के एडवांस फाइनेंसिंग। सोचिए कितना विकसित सिस्टम रहा होगा। मतलब आर्मी पेमेंट्स को भी फाइनेंस किया जा रहा था। हाँ बिल्कुल। और फिर 17वीं सदी तक आते आते सर्राफ और महाजन, ये नाम प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे। सर्राफ और महाजन, जी, ये पैसे का लेन देन भी करते थे, मनी चेंजिंग, और बड़े पैमाने पर कर्ज भी देते थे, मनी लेंडिंग। ये दोनों नाम, सर्राफ और महाजन, इस पूरी चर्चा में बार बार आएंगे। और हुंडी, ये शब्द तो आज भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। हुंडी की उत्पत्ति संस्कृत शब्द हुंडिका से मानी जाती है। हुंडिका, जी, 12वीं सदी की वही लेखा पद्धति और कल्हण की राज तरंगिणी, बहुत मशहूर किताब है, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। राजा महाराजा, बड़े व्यापारी, सब इसका खूब इस्तेमाल करते थे, हुंडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16वीं-17वीं सदी में व्यापार और फाइनेंस में काफी तेजी आई। निश्चित रूप से बहुत तेजी आई। पूंजी भेजना, कैपिटल ट्रांसफर करना आसान हुआ, पेमेंट के नए नए तरीके आए, देश के अंदर व्यापार बढ़ा, समुद्री व्यापार बढ़ा, और हाँ, यूरोपीय कंपनियां भी तो आ गई इसी दौरान। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। इन सब ने मिलकर एक ज्यादा विकसित वाणिज्यिक और मौद्रिक ढांचे की, मतलब एक डेवलप्ड कमर्शियल एंड मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पैदा की और उसे मजबूत भी किया। तो ये था एक तरह का बैकग्राउंड। अब आते हैं धारा 23.2 पर, व्यापारिक व्यवहार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू।
सबसे पहले ये व्यापारिक व्यवहार या बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये वो सारे तरीके हैं, वो सारे मैकेनिज्म हैं जिनसे प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन और विनिमय यानी एक्सचेंज को व्यवस्थित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा, इसका मकसद होता है मुश्किलें कम करना, लागत घटाना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करना। किसी भी व्यापार की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वो अपने संसाधन, अपने रिसोर्सेज कैसे जुटाता है और कैसे इस्तेमाल करता है। और इस सब में पैसे की भूमिका, पैसा, मनी, इस सब के केंद्र में है, सेंट्रल रोल है उसका। ठीक है। अब इसमें उपधारा है 23.2.1, बाजार और मौद्रिक विनिमय, द मार्केट एंड मॉनेटरी एक्सचेंज। क्या उस समय पूरे देश में एक जैसी अर्थव्यवस्था थी या कुछ फर्क था? नहीं, एक जैसी नहीं थी। आप कह सकती हैं कि एक तरह की दोहरी अर्थव्यवस्था थी, डुअल इकोनॉमी। दोहरी अर्थव्यवस्था कैसे? एक तरफ तो थी गांवों की निर्वाह अर्थव्यवस्था, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। यहाँ ज्यादातर लेन देन वस्तु विनिमय से होता था, बार्टर सिस्टम। पैसे का इस्तेमाल होता था पर सीमित था, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उत्पादन होता था। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ थी शहरों और व्यापारिक केंद्रों की वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, कमर्शियलाइज्ड इकोनॉमी। यहाँ पैसे का बोलबाला था, मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था, कैश में लेन देन ज्यादा था। तो ये जो वाणिज्यिक आदान प्रदान था, कमर्शियल एक्सचेंज, ये कैसे होता था? इसके क्या चैनल्स थे? इसके दो मुख्य प्रवाह, दो मेन फ्लोस थे। पहला था स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर। जैसे कस्बों में, जिन्हें कस्बा कहते थे, गांव के जो स्थानीय बाजार लगते थे, जिन्हें हाट भी कहते हैं, या फिर बड़े मेले जो लगते थे। हाँ, हाट और मेले तो आज भी लगते हैं। बिल्कुल। इनमें बंजारे जो अनाज वगैरह का ट्रांसपोर्ट करते थे, बनिए जो रिटेल ट्रेड करते थे, और महाजन जो छोटे मोटे लेन देन और कर्ज देते थे, ये अहम भूमिका निभाते थे। गांव में पैसा मुख्य रूप से तब आता था जब किसान अपनी उपज बेचते थे या फिर लगान चुकाने के लिए उन्हें नकद की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, ये तो हुआ लोकल लेवल। और दूसरा प्रवाह? दूसरा प्रवाह था लंबी दूरी का व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और विदेशी व्यापार, ओवरसीज ट्रेड। अच्छा। शहरी केंद्र, अर्बन सेंटर्स, या जिन्हें एंट्रीपॉट्स भी कहते हैं, वो इसके गढ़ थे। बड़े शहर जैसे आगरा, सूरत, दिल्ली, लाहौर, पटना, ढाका। यहाँ क्या होता था? यहाँ सरकारी अधिकारी रहते थे, सैनिक होते थे, बड़े व्यापारी, अमीर कारीगर। इन सब की वजह से नकदी यानी कैश की मांग हमेशा बनी रहती थी। यहीं से कपड़ा, नील, इंडिगो, शोरा, सॉल्ट पीटर, चीनी जैसी चीजें गांवों और कस्बों से इकट्ठा होकर विदेशों में भेजी जाती थी। कहाँ भेजी जाती थी? मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगहों पर। और बदले में क्या आता था? सोना और चांदी, बुलियन। अच्छा, तो मतलब बाजारों का एक पूरा नेटवर्क था। हाँ, बिल्कुल। बाजार, हाट, मंडी जो थोक बाजार थे, दुकानें और कोठियां जो बड़े व्यापारियों के ऑफिस या वेयरहाउस होते थे, ये सब इस नेटवर्क का हिस्सा थे। और इन सब कामों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती होगी। जाहिर है, वेतन देना है, मजदूरी देनी है, कर चुकाना है, व्यापार करना है, हर चीज के लिए कैश चाहिए। और ये पैसा, ये सिक्के आते कहाँ से थे? क्या सरकार खुद बनाती थी? बिल्कुल। सरकार की टकसालें होती थी, जिन्हें मिंट कहते हैं। फारसी में इसे दारुल ज़र्ब कहा जाता था। दारुल ज़र्ब? जी। यहाँ सरकारी अधिकारी होते थे और बहुत कुशल कारीगर होते थे जो सिक्के ढालते थे। अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में, हाँ, आईने अकबरी तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, उसमें टकसाल के कामकाज का बहुत डिटेल्ड वर्णन किया है। कौन कौन से अधिकारी होते थे, कैसे शुद्धता परखी जाती थी, वजन कैसे होता था, ये सब। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी, क्या ये हमेशा एक जैसी रही या इसमें बदलाव भी आए? नहीं, ये स्टैटिक नहीं थी। इसमें समय के साथ बदलाव आते रहे। कई फैक्टर्स थे। कृषि उत्पादन कैसा हो रहा है, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार माल की मांग, व्यापार के पैटर्न, मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई, टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियां, और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, इन सब का असर पड़ता था। ये तो हुई बाजार और पैसे की बात। अब आते हैं उपधारा 23.2.2 पर। प्रशासनिक और कानूनी संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल स्ट्रक्चर। व्यापार फलने फूलने के लिए एक स्थिर माहौल, एक स्टेबल एनवायरनमेंट भी तो जरूरी होता होगा ना? क्या सरकार इसमें कोई मदद करती थी? हाँ, आमतौर पर मध्यकालीन भारतीय राज्यों ने, चाहे वो सल्तनत हो या मुगल, व्यापार के लिए एक ठीक ठाक माहौल बनाने की कोशिश की। जैसे?
जैसे कि मजदूरों और पैसे की मुक्त आवाजाही, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को सुनिश्चित करना। व्यापार पर बहुत ज्यादा बंदिशें नहीं लगाईं, हालांकि कभी-कभी हस्तक्षेप भी होता था। हस्तक्षेप किस तरह का? जैसे अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण बहुत फेमस है। उन्होंने बाजार नियंत्रण नीतियां लागू की थीं और कीमतें तय कर दी थीं। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, वो तो पढ़ा है। और मुगलों के समय में? मुगलों ने आमतौर पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, लेजी फेयर पॉलिसी कह सकते हैं। लेकिन कुछ शासकों ने, जैसे शाहजहां ने, कुछ खास चीजों जैसे नील या शोरा के व्यापार पर अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली भी कायम करने की कोशिश की। मोनोपोली यानी सिर्फ सरकार या उसका नुमाइंदा ही वो व्यापार कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। मतलब उस चीज का व्यापार करने का एक्सक्लूसिव राइट सरकार के पास या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास होता था। और कानूनी तौर पर क्या व्यवस्था थी अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई कर्ज वापस ना करे? कानूनी तौर पर कर्ज यानी डेट और निपटान यानी सेटलमेंट के मामलों के लिए काजी की अदालतें थीं। काजी जो थे वो इस्लामी कानून के आधार पर फैसले करते थे। और अगर कोई दिवालिया हो जाए, मतलब अपना कर्ज चुका ही ना पाए? हाँ, अगर कोई बैंकरप्ट हो जाता था तो उसकी बाकायदा घोषणा की भी व्यवस्था थी। इसी से दिवालिया शब्द आया है। कहते हैं ये दिवाली के त्योहार के समय होता था जब व्यापारी अपने खाते बंद करते थे। तो अगर कोई हिसाब नहीं चुका पाता था तो उसका दिवाला निकल जाता था, दिवालिया। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। तो क्या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता से व्यापार को फायदा हुआ? बहुत ज्यादा। जब शासन स्थिर होता था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती थी, तो उसके कई फायदे होते थे। शहर सुरक्षित होते थे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता था, व्यापार मार्ग विकसित होते थे, सड़कों का रख रखाव होता था, सुरक्षा मिलती थी, मुद्रा प्रणाली मानकीकृत होती थी, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी, टकसालें व्यवस्थित होती थी, कर प्रणाली टैक्स सिस्टम सुधरता था, ज्यादा रेगुलर होता था। इन सब से अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता मिलती थी, प्रेडिक्टेबिलिटी आती थी, जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है। अब आते हैं अगली उपधारा पर, 23.2.3 सामाजिक और व्यावसायिक संरचना, सोशल एंड प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। व्यापार करने वाले लोग कौन थे? क्या कोई खास समुदाय या वर्ग था जो इस काम में ज्यादा लगा हुआ था? हाँ, बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो वैश्य वर्ण का एक उपसमूह, जिन्हें आमतौर पर बनिया कहा जाता था, वो व्यापार और वाणिज्य में सबसे प्रमुख था। बनिया समुदाय। जी। इनके अलावा भी थे, जैसे पंजाब में खत्री समुदाय था, गुजरात में मुस्लिम बोहरा समुदाय और पारसी थे, दक्षिण भारत में चेटियार समुदाय था। ये सब व्यापार में काफी सक्रिय थे। लेकिन बनिया समुदाय का विस्तार सबसे ज्यादा था। वो लगभग पूरे देश में फैले हुए थे। तो क्या ये सब लोग एक ही तरह का व्यापार करते थे या इनमें भी कोई स्पेशलाइजेशन था? नहीं, इनमें भी विशेषज्ञता थी, स्पेशलाइजेशन था। कोई मुख्य रूप से वाणिज्य में था, यानी गुड्स की खरीदो फरोख्त में, कोई दलाली ब्रोकरेज में माहिर था, कोई पैसे बदलने के काम में था जिसे सर्राफी कहते थे, मनी चेंजिंग, कोई बैंकिंग में था यानी कर्ज देना, जमा लेना, हुंडी का काम करना, और हाँ, कोई बीमा इंश्योरेंस के काम में भी था। अच्छा, तो काफी स्पेशलाइज्ड रोल्स थे। हाँ, बड़े बनिया व्यापारी अपनी कोठियों से काम करते थे। कोठी मतलब उनका ऑफिस या बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। उनके एजेंट होते थे अलग अलग शहरों में, जिन्हें सेठ, साहूकार या कोठीवाल कहते थे। सेठ, साहूकार, कोठीवाल। जी। छोटे स्तर पर गांव और कस्बों में महाजन होते थे, जो लेन देन और छोटा मोटा कर्ज देते थे। फारसी लेखकों ने अक्सर इन सभी बनिया व्यापारियों के लिए एक कॉमन शब्द इस्तेमाल किया है, बक्काल। बक्काल। हाँ, बक्काल। आखिर ये बनिया समुदाय व्यापार में इतना सफल क्यों हुआ? क्या कारण थे? इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन साथ ही सहयोग की भावना भी बहुत मजबूत थी। कम्युनिटी नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग थे। इससे वो मिलकर बड़े काम कर पाते थे, जोखिम उठा पाते थे। दूसरा, व्यापार के जो गुर थे, जो स्किल्स थीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थीं। बचपन से ही बच्चे दुकान पर बैठना, हिसाब किताब सीखना शुरू कर देते थे। अच्छा। तीसरा, उनमें पैसा कमाने की इच्छा तो थी, एंटरप्रेन्योरशिप थी, लेकिन साथ ही वो बहुत कंजूस माने जाते थे, थ्रिफ्टी थे, धैर्यवान थे, पेशेंट थे और मेहनती थे, परसिविरेंट थे, जल्दी हार नहीं मानते थे। ये तो काफी दिलचस्प है। किसी विदेशी यात्री ने भी ऐसा कुछ कहा है? हाँ, एक मशहूर फ्रांसीसी यात्री थे, जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। वो कई बार भारत आए थे।
उन्होंने भी बनिया व्यापारियों की इन खूबियों का जिक्र किया है, उनकी ईमानदारी, उनकी हिसाब किताब की समझ, उनकी कंजूसी, इन सब का। कोई खास उदाहरण है इसका, किसी व्यापारी का? एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। बनारसी दास नाम के एक जैन व्यापारी थे आगरा के, 17वीं सदी में। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, अर्धकथानक। ये शायद भारतीय भाषाओं में लिखी पहली आत्मकथाओं में से एक है। अर्धकथानक? जी, अर्धकथानक। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने बचपन में हिसाब किताब की दोहरी लेखा पद्धति, डबल एंट्री बुककीपिंग सीखी, जिसे उस समय नामा कहते थे। नामा? हाँ, और सिक्कों की परख करना सीखा। मतलब कौन सा सिक्का असली है, कौन सा नकली, कितना खरा है, जिसे परख कहते थे। परख। अच्छा, नामा और परख। जी, ये सब सीखकर फिर उन्होंने जौनपुर के बाजार में अपना काम शुरू किया। ये उनकी कहानी से पता चलता है कि व्यापार की शिक्षा कितनी व्यवस्थित थी। कमाल है, अपनी आत्मकथा में ये सब लिखना। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है ये उस समय के समाज और व्यापार को समझने के लिए। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 23.3 की, मौद्रिक अर्थव्यवस्था और मुद्रा परिसंचरण, मॉनेटरी इकोनॉमी एंड करेंसी सर्कुलेशन। ये शायद सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है। पैसा, सिक्के। हाँ, बिल्कुल। भारत का जो मौद्रिक इतिहास है, मॉनेटरी हिस्ट्री, वो काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। हम इसे मोटे तौर पे 3 चक्रों में, 3 साइकिल्स में बांट सकते हैं। 3 चक्र? कौन कौन से? पहला चक्र शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस सिविलाइजेशन। तब सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं तो थीं, वजन के मानक भी थे, पर सिक्के नहीं थे। अच्छा, सिक्के नहीं थे? हाँ, प्रॉपर कॉइनेज सिस्टम नहीं था। फिर वैदिक काल आया, वैदिक आर्यंस का समय। यहाँ ज्यादातर वस्तु विनिमय, बार्टर ही चलता था, लेकिन लेन देन के लिए बिना मोहर वाली कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता था। गायों का, घोड़ों का, यहाँ तक कि दासों का भी इस्तेमाल होता था, एक तरह की वैल्यू के तौर पर। इनके लिए हमें पद और निष्क जैसे शब्द मिलते हैं। पद और निष्क? जी, ये शायद किसी तरह की वैल्यू यूनिट्स रही होंगी। ठीक है, ये हुआ पहला चक्र। दूसरा चक्र कब शुरू हुआ? दूसरा चक्र शुरू होता है 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास। ये वो समय था जब गंगा घाटी में बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, और जिसे दूसरी शहरी क्रांति, सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। बड़े बड़े शहर बस रहे थे, महाजनपद बन रहे थे। हाँ, महाजनपद काल। इसी समय भारत में पहली बार सिक्के चलन में आए, आहत सिक्के, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ये चांदी के बने होते थे और इन पर अलग अलग चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स। जी। ये चक्र कुषाण साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के समय, यानी पहली सदी से 6ठी सदी ईस्वी तक अपने चरम पर पहुंचा। इस दौरान सोने और तांबे के बहुत सुंदर और मानकीकृत सिक्के खूब चलते थे। कुषाणों के सोने के सिक्के तो रोमन सिक्कों से प्रभावित थे। गुप्तों के सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे, वो अपनी कलात्मकता के लिए मशहूर है। हाँ, गुप्त काल के सिक्के तो बहुत फेमस है। लेकिन फिर क्या हुआ? 7वीं सदी के बाद इस दूसरे चक्र में गिरावट आई। इसे कुछ इतिहासकार भारतीय सामंतवाद यानी इंडियन फ्यूडलिज्म के उदय से जोड़ते हैं। व्यापार में कमी आए, शहरीकरण कम हुआ, सोने के सिक्के तो लगभग गायब ही हो गए और चांदी भी बहुत दुर्लभ हो गई। छोटे मोटे लेन देन ज्यादातर कौड़ियों या वस्तु विनिमय से होने लगे। तो मतलब सिक्कों का चलन बहुत कम हो गया? हाँ, काफी कम हो गया। खासकर उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रीय राजवंशों ने अपने सिक्के चलाए, लेकिन वो पहले जैसे मानकीकृत और व्यापक नहीं थे। यहाँ हम स्क्रीन पर कुछ मध्यकालीन सिक्के देख सकते हैं। ये शायद अलाउद्दीन खिलजी का सोने का टंका है। हाँ, ये खिलजी का टंका लग रहा है। और ये देखिए, ये शायद महमूद गजनवी का चांदी का दिरहम है। इस पर अरबी और संस्कृत दोनों में लिखा है। और ये बलबन का चांदी का टंका लग रहा है। जी, ये सब उस दौर के महत्वपूर्ण सिक्के हैं। तो फिर तीसरा चक्र कब शुरू हुआ? सिक्कों का चलन फिर से कब बढ़ा? तीसरा चक्र शुरू होता है प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में, अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी लगभग 11वीं सदी ईस्वी से। इस समय धीरे धीरे शहरीकरण और व्यापार फिर से बढ़ने लगा और मौद्रिक संस्थाएं भी फिर से विकसित होने लगी। और इसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना का क्या रोल था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना लगभग 1206, हालांकि 1299 यहाँ शायद टाइपो है। खिलजी वंश 1290 में आया और फिर उसका जो विस्तार हुआ पूरे उत्तर भारत और दक्कन तक, उसने मुद्रा के उत्पादन और चलन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। एक क्रांति कह सकते हैं। किस तरह के सिक्के चलते थे सल्तनत काल में? क्या उन्होंने कोई नया सिस्टम बनाया? हाँ, उन्होंने एक मानकीकृत बहुधातु मुद्रा प्रणाली, एक स्टैंडर्डाइज्ड मल्टी मेटालिक करेंसी सिस्टम स्थापित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। मल्टी मेटालिक
मतलब एक ही समय में अलग अलग धातुओं के सिक्के चलते थे और उनके बीच एक निश्चित विनिमय दर होती थी। इसमें मुख्य रूप से सोने और चांदी का टंका था। टंका। हाँ, टंका। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए था। फिर चांदी और अन्य धातुओं के मिश्रण से बना बिल्लन जित्तल था। बिल्लन जित्तल? जी, या इसे दमड़ी भी कहते थे। ये रोजमर्रा के लेन देन के लिए था। और फिर तांबे का पैसा था, जो सबसे छोटी इकाई थी। टंका और जित्तल, ये दो नाम खास तौर पर याद रखने वाले हैं। तो इस स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम का क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। इन सिक्कों का चलन बहुत बढ़ गया। इससे बड़े लेन-देन करना आसान हो गया। सरकार नकद में लगान वसूलने लगी, कैश रेवेन्यू कलेक्शन। इससे किसानों को अपनी फसलें बाजार में बेचनी पड़ी ताकि वो लगान चुका सकें। व्यापारियों और बैंकरों ने इस बढ़ती हुई मॉनेटरी इकोनॉमी में खूब पैसा कमाया। इसका कोई सबूत मिलता है हमें, सिक्कों के अलावा? हाँ, बिल्कुल। सिक्कों के ढेर तो मिलते ही हैं, जिन्हें कॉइन होर्ड्स कहते हैं। इसके अलावा उस समय के ग्रंथों से भी पता चलता है, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है ठक्कुर फेरू की द्रव्य परीक्षा। द्रव्य परीक्षा? हाँ, द्रव्य परीक्षा, जिसे ठक्कुर फेरू ने अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखा था। और जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही भी है। अच्छा, ठक्कुर फेरू की किताब में क्या खास बात है? उन्होंने उस समय चलने वाले सिक्कों और जो सिक्के पुराने हो चुके थे उन सब का वर्गीकरण किया है। उनकी शुद्धता, उनका वजन सब बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उस समय की माप प्रणाली, मेट्रोलॉजी का ब्यौरा दिया है। मेट्रोलॉजी मतलब वजन और माप? हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि 1 तोला = 12 माशा = 72 रत्ती और 1 टंका = 4 माशा = 24 रत्ती। ये माप तौल के लिए बहुत जरूरी थे, खासकर सोने चांदी के लिए। 1 तोला = 12 माशा = 72 रत्ती, 1 टंका = 4 माशा = 24 रत्ती। ये याद रखना होगा। जी। लेकिन क्या ये सिक्के हमेशा आसानी से उपलब्ध थे? क्या कभी कमी भी हुई? हाँ, बिल्कुल। 14वीं सदी के अंत में लगभग 1350 से 1440 ईस्वी के बीच कीमती धातुओं, खासकर चांदी की भारी कमी हो गई। सिल्वर फेमीन कह सकते हैं इसे। चांदी की कमी? क्यों? बिलियन के सिक्के या फिर कौड़ियों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। कौड़ियां जो समुंदर से मिलती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, तुगलक वंश के वो मशहूर सुल्तान। बिल्कुल, उन्होंने इसी दौर में सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी या फिड्यूशियरी करेंसी चलाने की कोशिश की थी। तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, जिनकी वैल्यू सोने चांदी के सिक्कों के बराबर मानी गई। लेकिन ये प्रयोग बुरी तरह सफल रहा। फिड्यूशरी करेंसी मतलब ऐसी मुद्रा जिसका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, जैसे सोने या चांदी की होती है। उसकी वैल्यू सरकार के वादे या भरोसे पर टिकी होती है, जैसे आज के हमारे नोट हैं। लेकिन उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट नया था और सरकार का कंट्रोल उतना मजबूत नहीं था, इसलिए ये फेल हो गया। अच्छा, तो फिर चांदी के सिक्के वापस कैसे आए? ये कमी कैसे पूरी हुई? इसका श्रेय काफी हद तक अफगान शासक शेरशाह सूर को जाता है। शेरशाह सूर? जिन्होंने मुगलों को हराया था। हाँ, वही। उन्होंने अपने छोटे से शासनकाल 1540-45 में कई बड़े सुधार किए, जिनमें मुद्रा सुधार बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सल्तनत काल की जो त्रिधातु मुद्रा थी, ट्राइमेटेलिक करेंसी, उसे फिर से जीवित किया, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत ही शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया, जिसका वजन लगभग 178 ग्रेन्स था। इसे नाम दिया रुपया। रुपया? जी हाँ, वही रुपया जो आज तक हमारी करेंसी का नाम है। इसकी शुरुआत शेरशाह ने की। साथ ही उन्होंने सोने की अशर्फी या मोहर भी चलाई और तांबे का दाम या पैसा भी चलाया। रुपया, अशाफी, दाम। वाह, ये तो बहुत बड़ा योगदान था। हाँ, ये भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इसी प्रणाली को अपनाया और उसे और ज्यादा व्यवस्थित किया। अकबर के समय का रुपया भी लगभग इसी स्टैंडर्ड का था। स्क्रीन पर हम कुछ मुगल सिक्के देख सकते हैं। ये शायद अकबर का रुपया है। हाँ, लग रहा है। अकबर ने सिक्कों पर अपनी तस्वीर नहीं बनवाई, लेकिन कैलीग्राफी बहुत सुंदर होती थी। टकसालों के नाम और जारी होने का साल भी लिखा होता था। आपने पहले जिक्र किया था कि मुगलों के समय अमेरिका से चांदी आई थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने मुगल अर्थव्यवस्था को और उनकी मुद्रा प्रणाली को बहुत प्रभावित किया। 16वीं और 17वीं सदी में स्पेनिश साम्राज्य ने अमेरिका में, खासकर पेरू और मेक्सिको की खानों से भारी मात्रा में चांदी निकाली। अच्छा? और उस चांदी का एक बड़ा हिस्सा घूम फिरकर व्यापार के जरिए भारत पहुंचा,
यूरोपियन व्यापारी वो चांदी लाते थे और यहाँ से मसाले, कपड़ा वगैरह खरीदते थे। तो कितनी चांदी आई होगी? अनुमान है कि मुगल साम्राज्य यूरोप के बाहर चांदी का सबसे बड़ा आयातक बन गया था। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सालाना 85 से 131 मीट्रिक टन चांदी भारत आ रही थी। 85 to 131 मेट्रिक टन्स पर ईयर। सोचिए कितना पैसा। बाप रे, इतनी चांदी। तो इसका टकसालों पर क्या असर पड़ा होगा? जाहिर है टकसालों का काम बहुत बढ़ गया। आईने अकबरी में टकसाल के कामकाज का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। क्या बताया है अबुल फजल ने? उन्होंने बताया है कि टकसाल का एक प्रमुख अधिकारी होता था दारोगा, फिर एक सैरफी या सर्राफ होता था जो सोने चांदी की शुद्धता परखता था, एक अमीन होता था जो शायद सुपरवाइजर जैसा था, मुशरिफ हिसाब किताब रखता था, खजांची यानी ट्रेजरर होता था, वजन करने वाला होता था, और फिर सिक्के ढालने वाले कुशल कारीगर होते थे जैसे मास्टर ऑफ द मिंट, प्लेट मेकर वगैरह। मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप था। बिल्कुल, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम होता था। तो इतनी चांदी आने और व्यवस्थित टकसाल प्रणाली होने से मुद्रा का चलन कैसा रहा मुगल साम्राज्य में? बहुत सुगम हो गया, करेंसी सर्कुलेशन बहुत स्मूथ हो गया। सरकार ज्यादातर लगान नकद में ही लेती थी और वेतन भी नकद में ही देती थी। इससे मनी इकोनॉमी और मजबूत हुई। 1582 के बाद अकबर ने एक मानकीकृत शाही मुद्रा प्रणाली लागू की, स्टैंडर्ड इंपीरियल करेंसी। इसमें क्या खास था? इसमें कोशिश की गई कि पूरे साम्राज्य में एक ही तरह के सिक्के चलें। जो पुराने क्षेत्रीय सिक्के थे उनको भी धीरे धीरे चलन से बाहर करके या शाही सिक्कों में बदलकर इस सिस्टम में शामिल कर लिया गया। क्या इसमें मनी चेंजरों की भी भूमिका थी? हाँ, मनी चेंजरों और व्यापारियों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। वो पुराने सिक्कों को नए सिक्कों में बदलते थे, डिस्काउंट पर। इससे नए शाही सिक्कों का चलन तेजी से फैला। स्क्रीन पर कुछ क्षेत्रीय सिक्के भी दिख रहे हैं जो धीरे धीरे मुगल सिस्टम में समा गए। आम लोग रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन में क्या इस्तेमाल करते थे? रुपया तो शायद बड़ी रकम रही होगी। हाँ, रुपया बड़ी इकाई थी। छोटे लेन देन के लिए चांदी के रुपये के छोटे हिस्से चलते थे, जैसे आना जी, और उससे भी छोटे लेन देन के लिए तांबे के सिक्के चलते थे, पैसा या दाम। 1 रुपये में लगभग 40 दाम होते थे। हालांकि ये रेट बदलता रहता था। पैसा या दाम? हाँ, और जहां ये सिक्के भी कम पड़ते थे या बहुत ही छोटी चीज खरीदनी होती थी, वहां कौड़ियों का इस्तेमाल होता था। कौड़ियां, उसीब जैसी? हाँ, वही। ये मालदीव से आती थीं और बंगाल जैसे इलाकों में बहुत चलती थीं। कहीं कहीं बादाम का भी इस्तेमाल होता था छोटी मुद्रा के तौर पर, जो शायद ईरान से आते थे। बादाम? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, लेकिन ऐसा होता था। अच्छा, ये तो हुई उत्तर भारत और मुगल साम्राज्य की बात। क्या दक्कन और दक्षिण भारत में भी यही सिस्टम था? नहीं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दक्कन और दक्षिण भारत में व्यवस्था थोड़ी अलग थी। वहाँ चांदी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उत्तर भारत में। वहाँ सोने का प्रभुत्व था, गोल्ड डोमिनेटेड करेंसी थी। सोने का सिक्का कौन सा? वहाँ का मुख्य सिक्का था हूण। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी पगोड़ा कहते थे। हूण या पगोड़ा? जी, ये अक्सर विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद की दक्कनी सल्तनतों और नायकों द्वारा जारी किया जाता था। ये दिखने में थोड़ा अलग था, अक्सर यूरोप के वेनिशियन गोल्ड डुकाट जैसा। इन पर क्या बना होता था? इन पर कभी राजा रानी की तस्वीरें होती थीं, कभी देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, जैसे वेंकटेश्वर भगवान का चित्र। तो क्या वहाँ रुपया नहीं चलता था? चलता था, लेकिन उतना प्रमुख नहीं था जितना हूण पगोड़ा। हालांकि 17वीं सदी के मध्य से जैसे जैसे मुगलों का प्रभाव दक्कन में बढ़ा और समुद्री व्यापार में बदलाव आए, वहां भी चांदी और रुपए का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये थी पूरी कहानी सिक्कों की मुद्रा प्रणाली की। काफी विस्तृत और दिलचस्प। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि एक वाइब्रेंट मॉनेटरी सिस्टम किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। सही बात है। चलिए अब सिक्कों और बाजारों के बाद बात करते हैं कि लोग असल में व्यापार करते कैसे थे। क्या कोई अकेला ही सब कुछ कर लेता था? धारा 23.4 व्यापारिक व्यवहार, बिजनेस प्रैक्टिसेस। देखिए, अकेले सब कुछ करना तो बहुत मुश्किल था, खासकर जब व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा हो, लंबी दूरी का हो। इसलिए 2 तरीके बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन से 2 तरीके? एक था साझेदारी यानी पार्टनरशिप, और दूसरा था दलाली यानी ब्रोकरेज। साझेदारी और दलाली। हाँ, और ज्यादातर ये व्यापारिक गतिविधियां परिवार के अंदर
या जान पहचान वाले लोगों, रिश्तेदारों या अपनी ही जाति या समुदाय के लोगों के बीच होती थीं। ट्रस्ट फैक्टर बहुत अहम था। ठीक है, तो पहले बात करते हैं उपधारा 23.41 साझेदारी पार्टनरशिप की। साझेदारी में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर व्यापार करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें लगती हैं, पूंजी यानी कैपिटल और श्रम यानी लेबर। तो क्या ये हमेशा लंबे समय के लिए होती थी? जरूरी नहीं, ये किसी खास काम के लिए, किसी एक वेंचर के लिए या एक निश्चित समय के लिए भी हो सकती थी। और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ परिवार या जाति के लोगों के बीच ही हो, हालांकि वो ज्यादा कॉमन था। इसे कहते क्या थे उस समय, कोई खास शब्द था? हाँ, हिंदी में इसे साझा कहते थे, साझा, और फारसी में शिरकत। शिरकत। साझा और शिरकत जी। ये जोखिम बांटने का, रिस्क शेयरिंग का, पैसा जुटाने का, कैपिटल पूलिंग का और व्यापार को फैलाने का, एक्सपैंड करने का एक बहुत आम तरीका था। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, वही बनारसी दास जिनकी हमने बात की थी, उनकी आत्मकथा अर्धकथानक में जिक्र है कि उनके पिता खरगसेन, हाँ खरगसेन, उन्होंने आगरा में अपने मामा सुंदरदास के साथ साझेदारी की थी। मामा के साथ? का काम जो सर्राफ करते थे, उसमें कमीशन मिलता था, वो भी साझेदारी में आता था। अच्छा। फिर जब उनके मामा का देहांत हो गया तो साझेदारी अपने आप खत्म हो गई और खरगसेन ने पूरा हिसाब किताब करके मामा के बेटे को उसका हिस्सा सौंप दिया। तो उसका मतलब ये काफी व्यवस्थित था, मतलब नियम कायदे थे इसके। हाँ बिल्कुल, हिसाब किताब रखा जाता था और लोग सक्रिय रूप से अच्छे साझेदार ढूंढते भी थे। बनारसी दास ने खुद लिखा है कि वो एक अच्छे पार्टनर की तलाश में थे, भले ही वो उनकी उपजाति का ना हो। क्या साझेदारी का कोई और रूप ही था? हाँ, एक और तरीका था जिसे यूरोपियन कोमेंडा कहते थे। फारसी में इसे मुजारबत कहा जाता था। कमेंडा या मुजरबत, ये क्या था? इसमें एक व्यक्ति सिर्फ पैसा लगाता था, कैपिटल इन्वेस्ट करता था, लेकिन व्यापार में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता था। वो स्लीपिंग पार्टनर जैसा होता था और मुनाफे में अपना हिस्सा लेता था। बड़े व्यापारी और अमीर लोग जिनके पास पैसा होता था पर खुद व्यापार करने का समय नहीं होता था, वो अक्सर ऐसा करते थे। अच्छा, ये तो पैसिव इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा बड़ी फर्में अपने एजेंट रखती थी अलग अलग जगहों पर। इन्हें गुमाश्ता या हकदार कहते थे। गुमाश्ता या हकदार? जी, ये कमीशन पर काम करते थे, फर्म के मालिक की तरफ से माल खरीदते बेचते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही तरह का व्यापार करने वाले स्वतंत्र व्यापारी भी आपस में तालमेल रखते थे, कोऑर्डिनेट करते थे, खासकर अगर कोई राजनैतिक उथल-पुथल का समय हो या कोई बड़ा ऑर्डर पूरा करना हो। ठीक है, ये तो हुई साझेदारी की बात। अब आते हैं उपधारा 23.4.2 दलाली, ब्रोकरेज पर। दलालों का क्या काम था? देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जटिल होती जाती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, तो खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच सीधा संपर्क रखना हमेशा मुमकिन नहीं होता या महंगा पड़ता है। हाँ, ये तो है। यहीं पर दलालों की भूमिका आती है। दलाल अरबी शब्द है दल्लाल, फारसी में गुमाश्ता शब्द भी इस्तेमाल होता था एजेंट या ब्रोकर के लिए। दलाल और गुमाश्ता। तो क्या ये बहुत आम था, दलाली? मध्यकालीन भारत में दलाली यानी दलाली बहुत ही आम थी, व्यापार का अभिन्न अंग थी। ज्यादातर बनिया समुदाय के लोग ये काम करते थे, पर जैसा मैंने पहले कहा, गुजरात में पारसी और मुसलमान भी इस काम में थी। हर बड़े व्यापारी को, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, दलालों की जरूरत पड़ती थी। तो ये क्या हर चीज के दलाल होते थे? हाँ, इनमें भी विशेषज्ञता होती थी। कोई अनाज का दलाल होता था, कोई कपड़े का, कोई नील का, कोई मसालों का, कोई जहाजों का भी। सूरत के एक बहुत अमीर व्यापारी थे, मुल्ला अब्दुल गफूर। उनके पास भी कई दलाल थे जो उनके लिए काम करते थे। मुल्ला अब्दुल गफूर एक अंग्रेज चिकित्सक थे, जॉन फ्रायर जी। उन्होंने 17वीं सदी में भारत की यात्रा की थी। हाँ। उन्होंने लिखा है कि बनिया दलाल इतने कुशल और जानकार थे कि वो कोई भी व्यवसाय कर सकते थे, मतलब हर चीज की जानकारी रखते थे। अच्छा, तो ये दलाल काम कैसे करते थे? क्या अकेले अकेले? जरूरी नहीं, अक्सर वे मिलकर काम करते थे, एक तरह का ग्रुप बनाकर। संयुक्त निवेश करते थे, जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स, और जॉइंट अकाउंट्स रखते थे, जिसका संचालन कोई वरिष्ठ सदस्य करता था। और उन्हें पैसा कैसे मिलता था? वो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पक्षों से कमीशन लेते थे। आमतौर पर ये कमीशन 1% के आसपास होता था। अच्छा, और क्या कुछ खास बात थी इनके काम करने के तरीके में?
हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि वे कभी-कभी गुप्त व्यापारिक नाम, कोड वर्ड्स और चिन्हों का भी इस्तेमाल करते थे ताकि उनके सौदों की गोपनीयता बनी रहे। कोड वर्ड्स जैसे? हाँ, जैसे पश्चिमी और उत्तरी भारत का एक मशहूर दलाल परिवार था, छोटा ठाकुर या पारेख परिवार। उनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसे गुप्त कोड्स का इस्तेमाल करते थे। छोटा ठाकुर, पारख परिवार? वाह, ये तो जासूसी कहानियों जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। व्यापार में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो ये थे साझेदारी और दलाली। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, सेक्शन 23.5, साख व्यवहार और साधन, क्रेडिट प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। व्यापार बिना उधार या क्रेडिट के तो शायद चल ही नहीं सकता। मध्यकाल में इसकी क्या व्यवस्था थी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रेडिट या साख व्यापार की जान थी। नगद और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट, ये साथ साथ चलते थे। क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसके क्या तरीके थे? सबसे पहले उपधारा 25.1.1, साहूकारी और ददनी, मनी लेंडिंग एंड ददानी। कर्ज देना या साहूकारी, जिसे मनी लैंडिंग या उस जमाने में यूजूरी भी कहते थे, वो व्यापार के लिए पैसा जुटाने का सबसे आम तरीका था। याद है बनारसी दास का जिक्र? हाँ, उनकी आत्मकथा। उन्होंने लिखा है कि व्यापार में जो पैसा लगता था वो कछु घर की कछु पर के दाम, मतलब कुछ पैसा अपना और कुछ उधार का। कछु घर की कछु पर के दाम। तो कर्ज देता कौन था? सराफ, हमने पहले भी जिक्र किया। सराफ कर्ज देने वाले मुख्य स्रोत थे, बड़े बैंकर यही थे। ये कर्ज कैसा होता था? छोटी अवधि या लंबी अवधि? दोनों तरह का हो सकता था, छोटी अवधि का भी, लंबी अवधि का भी। ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट किस बात पर निर्भर करती थी? एक तो बाजार में पैसे की मांग और आपूर्ति पर, डिमांड एंड सप्लाई पर, और दूसरा उधार लेने वाले की साख कैसी है, साख। साख मतलब क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी वापस करने की क्षमता और नियत। बिल्कुल। जिसकी साख अच्छी होती थी उसे आसानी से और शायद कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता था। जिसकी साख खराब होती उसे मुश्किल होती या ज्यादा ब्याज देना पड़ता। ये सराफ कहाँ ज्यादा सक्रिय थे? बड़े शहरों में, खासकर जहां टकसालें थीं या बुलियन मार्केट थे, जैसे सूरत और आगरा, वहां उनके गहरे संबंध थे। लेकिन वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थे, गांवों में भी वे सक्रिय थे। गांव में किसे कर्ज देते थे? किसानों को, फसल उगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए या फिर लगान चुकाने के लिए। और तो और वो मनसबदारों को भी कर्ज देते थे। मनसबदार यानी मुगल अधिकारी? हाँ, मुगल एम्पायर के जो नोबल्स या अधिकारी होते थे जिन्हें जागीरें मिलती थीं। मनसबदार और जागीर, उनको भी अक्सर अपनी जागीरों के एवज में, मतलब जागीर से होने वाली आमदनी की गारंटी पर, सराफों से कर्ज लेना पड़ता था। अच्छा, मतलब इनका नेटवर्क काफी फैला हुआ था। हाँ, बहुत फैला हुआ था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इन साहूकारों की जो पूंजी थी, जो कैपिटल था, उसका एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय व्यापारियों को दिए गए कर्ज से बनता था। यूरोपीय व्यापारियों को? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, ये सब भारत में अपना व्यापार चलाने के लिए भारतीय सर्राफों से भारी मात्रा में उधार लेती थीं। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। हम तो अक्सर यही सुनते हैं कि वो हमें लूट रहे थे। देखिए, इतिहास थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। व्यापारिक संबंध थे और उसमें फाइनेंसिंग एक बड़ा हिस्सा था। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जैसे दस्तावेज में एक तालिका दी गई है, टेबल 1। 1670 में अंग्रेज व्यापारियों ने कई भारतीय साहूकारों से लाखों रुपए उधार लिए थे। नाम है कुछ? हाँ, जैसे वल्लभदास, गोकुलदास, बनवालीदास, सूरदास, इनसे लाखों रुपए का कर्ज लिया गया। एक समय तो सूरत में डच व्यापारियों पर भारतीय साहूकारों का 80 लाख रुपए का कर्ज था। 80 lakhs। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। वाकई 80 लाख? अच्छा, ये तो हुई साहूकारी की बात। ये ददनी क्या था? ददनी? इसका सीधा मतलब था अग्रिम देना, यानी एडवांस देना, गिविंग आउट एडवांसेस। एडवांस किसको? इसमें व्यापारी, खासकर बड़े व्यापारी या कंपनियों के एजेंट, किसानों या कारीगरों को, जैसे बुनकरों को, काम शुरू करने से पहले ही कुछ पैसा एडवांस में दे देते थे। क्यों देते थे एडवांस? ताकि वो किसान या कारीगर कच्चा माल खरीद सकें, अपना काम कर सकें, और फिर जब उनका उत्पाद तैयार हो तो वो उसी व्यापारी को बेचने के लिए बाध्य हो, अक्सर पहले से तय की गई कम कीमत पर। अच्छा, तो इससे व्यापारी को क्या फायदा था? उसे माल की पक्की सप्लाई मिल जाती थी, वो भी कम दाम पर। उसे मार्केट में जाके ढूंढना नहीं पड़ता था।
ये व्यवस्था खासकर कपड़ा उद्योग में और नील उद्योग में बहुत आम थी। लेकिन इससे कारीगरों पर तो दबाव पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, कारीगर अक्सर मजबूर होते थे ये एडवांस लेने के लिए, क्योंकि उन्हें कच्चा माल खरीदने और अपना उत्पादन जारी रखने के लिए पैसे की जरूरत होती थी। खासकर अगर लगान या टैक्स फसल आने से पहले ही देना पड़ता था तो उनके पास और कोई चारा नहीं होता था। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों का भी बड़ा रोल था। जैसे बंगाल में पैकार होते थे। पैकार? हाँ, ये दलाल जैसे होते थे। ये व्यापारियों से पैसा लेकर आगे छोटे छोटे बुनकरों, जिन्हें तांती कहते थे, उन तक पहुंचाते थे और फिर उनसे तैयार माल इकट्ठा करके वापस व्यापारी को देते थे। तो एक पूरी चेन थी, मर्चेंट, ब्रोकर, पैकार, तांती, मीवा। बिल्कुल। और जाहिर है इस क्रेडिट की जो लागत थी, जो ब्याज था, उसका बोझ अंततः कारीगरों पर ही पड़ता था। ये तो शोषण का एक तरीका भी लगता है। हाँ, इसमें शोषण की गुंजाइश तो थी। चलिए अब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में आगे बढ़ते हैं। उपधारा 23.5.2 बैंकिंग और विनिमय पत्र यानी हुंडी। व्यापार बढ़ने से पैसे और क्रेडिट की मांग भी बड़ी होगी। इसे कैसे पूरा किया गया? हाँ, मांग तो बढ़ी। तो साहूकारों और बैंकरों ने क्या किया? उन्होंने अपना जो मुनाफा कमाया उसे फिर से व्यापार में लगाया, रीइन्वेस्ट किया और बाहरी स्रोतों से भी पैसा जुटाया। इससे उनकी ऋण देने की क्षमता, उनकी लोनेबल कैपिटल बढ़ गए। और इसी समय क्या बैंकिंग का भी विकास हुआ? हाँ, इसी समय जमा बैंकिंग यानी डिपॉजिट बैंकिंग का विकास हुआ। ये एक महत्वपूर्ण कदम था। डिपॉजिट बैंकिंग मतलब लोग अपना पैसा इनके पास जमा करने लगे। हाँ, सर्राफ, महाजन, साहूकार, ये लोग आम लोगों से, दूसरे व्यापारियों से, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों और अमीरों से भी पैसा जमा के तौर पर, डिपॉजिट के तौर पर स्वीकार करने लगे और फिर उस जमा पैसे को ज्यादा ब्याज दर पर आगे उधार देने लगे। अच्छा, ये तो आज के बैंकों जैसा लग रहा है कुछ। हाँ, काफी हद तक। और यहीं पर हुंडी का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? ये जो बैंकर थे, ये इन जमाओं के एवज में हुंडी जारी करते थे। हुंडी क्या थी? ये एक तरह का लिखित वादा था, एक रिटन प्रॉमिस कि एक निश्चित रकम, एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक निश्चित जगह पर या तो तुरंत या फिर कुछ समय बाद अदा की जाएगी। ये किस भाषा में लिखी जाती थी? ये आमतौर पर हिंदी या दूसरी स्थानीय भाषाओं जैसे महाजनी, गुजराती, मारवाड़ी, इनमें लिखी जाती थी। अच्छा, क्या हुंडी के भी प्रकार होते थे? हाँ, मुख्य रूप से दो तरह की हुंडी ज्यादा चलती थी। एक थी दर्शनी हुंडी। दर्शनी मतलब जो दिखाते ही दे होती थी, पेबल ऑन साइट। जैसे ही आप लेकर गए आपको पैसा मिल जाएगा। और दूसरी थी मियादी हुंडी। मियादी मतलब जिसकी पेमेंट एक निश्चित अवधि के बाद होनी थी, पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जैसे 30 दिन बाद, 60 दिन बाद। दर्शनी और मियादी। ठीक है, तो इस हुंडी का इस्तेमाल किसके लिए होता था? इसके उपयोग क्या थे? इसके दो मुख्य उपयोग थे। पहला और शायद सबसे आम वो था पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मनी ट्रांसफर। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक व्यापारी को आगरा से सूरत पैसा भेजना है। वो आगरा में किसी भरोसेमंद सर्राफ के पास जाएगा, नकद रुपए जमा करेगा और उस सर्राफ से सूरत में उसके एजेंट या साझेदार के नाम एक हुंडी लिखवा लेगा। फिर वो उस हुंडी को किसी तरह सूरत भेज देगा, शायद किसी संदेशवाहक के हाथ। सूरत में उसका आदमी उस हुंडी को ले जाकर वहां के सर्राफ को दिखाएगा और सर्राफ उस हुंडी को स्वीकार करके, वेरीफाई करके धारक को भुगतान कर देगा। इससे फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रास्ते के जोखिम से बचाव हो गया। रास्ते में लूटपाट का डर रहता था, पैसा ले जाना सुरक्षित नहीं था। हुंडी से ये जोखिम खत्म हो गया। और सर्राफ को क्या मिलता था इसमें? सर्राफ इस सेवा के लिए एक छोटा सा शुल्क लेता था या फिर हुंडी को बट्टे पर, डिस्काउंट पर जारी करता था। मतलब अगर 1000 रुपए भेजने हैं तो शायद 995 रुपए की हुंडी दे, 5 रुपए उसका कमीशन। अच्छा, क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? हाँ बिल्कुल। हमें 13वीं सदी की लेखा पद्धति में और 17वीं सदी के दक्कन के सर्राफों के रिकॉर्ड्स में ऐसी हुंडियों के उदाहरण मिलते हैं जो पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, ये तो हुआ पहला उपयोग, मनी ट्रांसफर। हाँ, और दूसरा उपयोग क्या था? दूसरा उपयोग था क्रेडिट या साख का साधन बनना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, हुंडी, खासकर मियादी हुंडी को बाजार में बेचा खरीदा जा सकता था। मान लीजिए मेरे पास एक हुंडी है जो 60 दिन बाद दे है।
लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत आज है, तो मैं उस हुंडी को किसी और को थोड़े बट्टे पर, डिस्काउंट पर बेच सकता हूं। अच्छा। हाँ, खरीदार उसे इसलिए खरीदेगा क्योंकि उसे उम्मीद है कि 60 दिन बाद उसे पूरी रकम मिल जाएगी और बीच का जो डिस्काउंट है वो उसका मुनाफा होगा। इस खरीद फरोख्त की वजह से हुंडी की इस परक्रम्यता, निगोशिएबिलिटी की वजह से हुंडी लगभग पैसे जैसा ही बन गई। पैसे जैसा, हाँ। और इसने बाजार में मुद्रा की कुल मात्रा को, इफेक्टिव मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। वो कैसे, ये थोड़ा समझाइए। ऐसे समझिए, जिस नकद पैसे के एवज में पहली हुंडी जारी हुई थी, वो पैसा तो बैंकर के पास है। बैंकर ने वो पैसा शायद किसी और को उधार दे दिया, ठीक है। और साथ ही वो हुंडी भी बाजार में चल रही है, लेन देन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो एक ही मूल रकम के आधार पर दो तरह की परचेजिंग पावर बाजार में आ गई। एक वो कर्ज वाला पैसा और दूसरी वो हुंडी। इससे मनी सप्लाई बढ़ गई। अरे वाह, ये तो कमाल का सिस्टम था। मतलब बिना अतिरिक्त सिक्के ढाले ही मनी सप्लाई बढ़ गई। बिल्कुल, ये उस समय का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इनोवेशन था। क्या आज के बैंकों जैसे चालू खाते, करंट अकाउंट्स भी होते थे उस समय? हाँ, कुछ हद तक वैसी व्यवस्था भी विकसित हो गई थी। बैंकर मांग पर देय जमा यानी डिपॉजिट्स पेएबल ऑन डिमांड भी स्वीकार करते थे। इसका कोई सबूत है? हाँ, 1645 का एक अंग्रेज फैक्टर का पत्र मिलता है। फैक्टर मतलब कंपनी का एजेंट। उसने लिखा है कि आगरा में बड़े लोग, अमीर लोग अपना पैसा सर्राफों के पास जमा करते थे। इस जमा पर उन्हें ब्याज कम मिलता था, शायद 0.25% प्रति माह। और सर्राफ उस पैसे को आगे ज्यादा ब्याज पर उधार देते थे, लगभग 1 से 3.5% प्रति माह पर। बीच का अंतर उनका मुनाफा होता था। लेकिन इसमें तो जोखिम भी रहा होगा, अगर सब जमा करता एक साथ अपना पैसा वापस मांगने आ जाए तो। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा जोखिम था, बैंक रन का खतरा। अगर जमा करता अचानक अपना पैसा वापस मांग ले और सर्राफ ने वो पैसा कहीं और उधार दिया हुआ हो जो तुरंत वापस नहीं मिल सकता, तो सर्राफ दिवालिया हो सकता था। हाँ, ये तो आज भी होता है बैंकों के साथ। जी, उसी अंग्रेज फैक्टर ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसे दिवालियापन से बचने के लिए सर्राफों ने कुछ नई तरकीबें निकाली थीं। क्या तरकीबें थी? उन्होंने एक तरीका निकाला कि जब कोई हुंडी लेकर भुगतान के लिए आता तो उसे नकद पैसा देने की बजाय उसके खाते में उतनी रकम जमा कर देते थे, बुक क्रेडिट। अच्छा, कैश नहीं, बस खाते में एंट्री। हाँ, इस प्रथा को अंत कहते थे। अंत जी, अंत। फिर वो व्यक्ति जिसके खाते में पैसा जमा हुआ है, वो अपने बैंकर पर दूसरी हुंडी लिखकर किसी और को भुगतान कर सकता था। तो ये एक तरह का बिना नकदी वाला लेन देन सिस्टम बन गया, क्लियरिंग हाउस जैसा। कमाल है, मतलब कैश की जरूरत ही कम हो गई। हाँ, लेकिन अगर कोई ग्राहक नकदी पर ही अड़ जाए कि मुझे तो कैश ही चाहिए तो उसे अक्सर पुराने, घिसे हुए या कम शुद्धता वाले सिक्के दिए जाते थे, जिन्हें कच्चा अंत कहते थे, भले ही उसका खाता नए अच्छे सिक्कों पक्का अंत में दर्ज हो। अरे, ये तो गड़बड़ा है। हाँ, इस अंतर को, नए और पुराने सिक्कों की वैल्यू के अंतर को अंत की दर कहते थे। ये दर बाजार में नकदी की उपलब्धता के हिसाब से घटती बढ़ती रहती थी। मतलब अगर बाजार में कैश की कमी है तो अंत की दर बढ़ जाएगी। बिल्कुल, कभी कभी सर्राफ ये दर बहुत ज्यादा 20% तक भी बढ़ा देते थे। मतलब अगर आपको 100 रुपए पक्का अंत के लेने हैं तो आपको 120 रुपए कच्चा अंत के मिलेंगे या देने पड़ेंगे। बाप रे, 20%? हाँ, ये सर्राफों का एक तरीका था अपने कैश रिजर्व को बचाने का। हुंडी का कोई और काम भी था? हाँ, हुंडी का एक और महत्वपूर्ण काम था पैसे को वहां पहुंचाना जहां उसकी जरूरत थी, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। व्यापारी अक्सर अपना माल खरीदने के लिए, जैसे किसानों से फसल खरीदने के लिए, खुद ही हुंडी जारी करते थे, जिसे स्थानीय बैंकर बट्टे पर भुना लेते थे, डिस्काउंट कर लेते थे। बनारसी दास वाला उदाहरण फिर से याद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने भी ऐसा किया था। और बैंकर इन हुंडियों की विनिमय दरों में फेरबदल करके, एक्सचेंज रेट्स को मैनिपुलेट करके बाजार में पैसे के प्रवाह को, फ्लो ऑफ मनी को नियंत्रित करने की कोशिश भी करते थे। और अगर ये सब तरीके काम ना आए और नकद पैसा भेजना ही पड़े तो फिर आखिरी रास्ता था बीमा करवाकर नगद पैसा भेजना। हाँ, पैसे का भी बीमा होता था। अच्छा, बीमा की बात आ ही गई तो चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 23.6, जोखिम साझाकरण व्यवहार, बीमा और रेस्पोंडेंटिया, रिस्क शेयरिंग प्रैक्टिसेस, इंश्योरेंस एंड रेस्पोंडेंटिया। व्यापार में जोखिम तो हमेशा रहता है, खासकर लंबी दूरी के व्यापार में। लूटपाट का डर, जहाज डूबने का डर, माल खराब होने का डर। इससे निपटने के क्या तरीके थे?
देखिए, जैसा हमने पहले बात की, साझेदारी खुद एक तरह का जोखिम बांटना था, रिस्क शेयरिंग थी। कमेंडा भी इसी का एक रूप था, लेकिन ये पूरी सुरक्षा नहीं देते थे। मान लीजिए पूरा का पूरा जहाज ही डूब गया, तो सभी साझेदारों का नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये तो है। इसके लिए जरूरत थी एक ऐसी व्यवस्था की जो नुकसान की भरपाई कर सके, और इसी जरूरत से बीमा यानी इंश्योरेंस का विकास हुआ। उस समय इसे बीमा ही कहते थे, बीमा। तो क्या भारत में बीमा का चलन था मध्यकाल में? हाँ, 17वीं सदी से हमें इसके पक्के सबूत मिलते हैं। जमीनी व्यापार के लिए भी यानी ओवरलैंड ट्रेड, और समुद्री व्यापार के लिए भी यानी मैरिटाइम ट्रेड। और ये बीमा करने का काम भी मुख्य रूप से सर्राफी करते थे। सर्राफ मतलब वो बैंकर भी थे, मनी लेंडर भी और इंश्योरर भी। हाँ, मल्टीटास्कर थे। तो ये बीमा कैसे काम करता था? कोई खास तरीका था? हाँ, एक तरीका जिसका वर्णन शुजान राय भंडारी नाम के एक लेखक ने अपनी किताब खुलासत उत तवारीख में किया है, वो काफी विस्तृत था। शुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारीख। क्या बताया है उन्होंने? उन्होंने बताया कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बीमा, माल ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और रास्ते में लगने वाले कर या चुंगी ट्रांजिट ड्यूज चुकाने की जिम्मेदारी, ये सब एक साथ शामिल था, एक पैकेज डील जैसा। अच्छा, हाँ, ये कौन करता था? इसमें अद्वैय कहे जाने वाले लोग अहम भूमिका निभाते थे। हाँ, अद्वैय, ये शायद बंजारे या इसी तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते थे। ये व्यापारी से एक निश्चित रकम लेते थे और बदले में माल को सुरक्षित पहुंचाने और रास्ते में पड़ने वाले सारे शुल्क चुकाने का पूरा जोखिम उठाते थे। अद्वैय, ये तो इंटरेस्टिंग है। क्या कोई और तरीका भी था बीमा का? हाँ, दूसरा तरीका ज्यादा सामान्य बीमा जैसा था, जैसा आज होता है। इसमें सिर्फ माल के नुकसान या चोरी होने का जोखिम कवर होता था। व्यापारी एक प्रीमियम देता था सर्राफ को। प्रीमियम की दरें कैसे तय होती थी? ये रास्ते की सुरक्षा पर निर्भर करती थी। रूट कितना सेफ है, अगर किसी इलाके में लूटपाट ज्यादा होती थी या राजनीतिक अस्थिरता होती थी तो प्रीमियम बढ़ जाता था, रिस्क ज्यादा तो प्रीमियम ज्यादा। तो क्या मुगल काल में रास्ते आमतौर पर सुरक्षित माने जाते थे? हाँ, अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते थे। उस समय के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि मुगल साम्राज्य में बीमा की दरें, प्रीमियम रेट्स बाद के समय की तुलना में, जैसे 19वीं सदी के मध्य भारत की तुलना में कम थीं। अच्छा। हाँ, सुजान राय ने तो यहाँ तक लिखा है कि यात्री बिना किसी डर के यात्रा कर सकते थे, और मुगल प्रशासन की ये नीति भी थी कि अगर किसी इलाके में लूटपाट होती है तो वहाँ का जो स्थानीय अधिकारी है, फौजदार या कोतवाल, वो पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होता था। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। हाँ, इससे भी सुरक्षा बढ़ती थी और शायद बीमा प्रीमियम कम रखने में मदद मिलती थी। तो जाहिर है बीमा से व्यापारियों को बहुत मदद मिलती होगी। निश्चित रूप से दो बड़ी चिंताएं दूर होती थीं। एक तो पैसे की व्यवस्था, फाइनेंस की, जो कर्ज से पूरी होती थी, और दूसरी नुकसान से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, जो बीमा से मिलती थी। क्या हुंडी में भी बीमा शामिल होता था? हाँ, कई बार ऐसा भी होता था, खासकर समुद्री व्यापार में। जैसे सूरत में दे कोई हुंडी इस शर्त पर जारी की जाती थी कि अगर माल सुरक्षित पहुंच गया तभी उसका भुगतान होगा। ऐसी हुंडी की दर, एक्सचेंज रेट, साधारण हुंडी से ज्यादा होती थी क्योंकि उसमें बीमा का प्रीमियम भी जुड़ा होता था। अच्छा, अब ये रिस्पोंडेंटिया क्या था? ये भी बीमा जैसा कुछ था? हाँ, ये समुद्री व्यापार से जुड़ा एक खास तरह का बीमा जैसा ऋण था। इसे भारत में अवक कहते थे, अवक। रिस्पोंडेंटिया या अवक? जी। इसमें क्या होता था कि व्यापारी अपने जहाज या उस पर लदे माल की सुरक्षा पर ऋण लेता था। शर्त ये होती थी कि अगर जहाज या माल सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया तभी ये ऋण ब्याज सहित चुकाना होगा। और अगर नहीं पहुंचा, डूब गया या लुट गया, तो फिर ऋण चुकाने की जरूरत नहीं थी। जाहिर है, क्योंकि इसमें ऋण देने वाले का जोखिम बहुत ज्यादा था, इसलिए इसका ब्याज साधारण ऋण से काफी ज्यादा होता था। ये कौन लोग करते थे? टैवर्नियर, जिनका हमने पहले जिक्र किया, उन्होंने लिखा है कि व्यापारी और अमीर लोग हॉर्मूज, बसरा जो फारस की खाड़ी में थे, या बैंटम जो इंडोनेशिया में था, जैसे दूर के बंदरगाहों पर जाने वाले जहाज़ों पर इसी तरह पैसा लगाते थे। अगर जहाज डूब गया या समुद्री डाकुओं ने लूट लिया तो पैसा लगाने वाले का नुकसान होता था, उसे अपना पैसा वापस नहीं मिलता था। तो क्या इन व्यवस्थाओं से, बीमा और अवाक से,
व्यापारियों को नुकसान का डर कम लगता था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जहाँ रेस्पोंडेंशिया या बीमा होता था, वहाँ व्यापारी नुकसान होने पर ज्यादा परेशान नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा या उन्हें कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। जबकि अगर उनका कोई ऐसा निवेश डूब जाता था जिसका बीमा नहीं था, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत अलग होती थी, वो बहुत दुखी होते थे। तो बीमा और रेस्पोंडेंशिया ये दोनों साथ साथ चलते थे? हाँ, ये एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे। बीमा सिर्फ माल का ही नहीं होता था, बल्कि वित्तीय लेन देन का भी होता था। जैसे इस बात का बीमा कि हुंडी का भुगतान समय पर हो जाएगा या नहीं। हुंडी के भुगतान का बीमा। हाँ, इसे अवक व्याजू कहते थे। अवक व्याजो मतलब हुंडी के पेमेंट डिफॉल्ट का इंश्योरेंस। ये तो बहुत ही एडवांस लग रहा है। क्रेडिट इंश्योरेंस? बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि क्रेडिट इंश्योरेंस को आमतौर पर काफी बाद का 19वीं सदी का डेवलपमेंट माना जाता है, लेकिन हमें 1648 का एक सबूत मिलता है जब अंग्रेज व्यापारियों ने गुजरात से सिंध भेजी गई हुंडियों का बीमा करवाया था। उन्हें डर था कि कहीं राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन हुंडियों का भुगतान रुक न जाए। 1648? ये तो वाकई बहुत पहले की बात है। हाँ, तो ये दिखाता है कि भारत में फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कितनी विकसित थीं। तो इन सब क्रेडिट और बीमा व्यवस्थाओं का अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? देखिए, इन सब से क्रेडिट का दायरा बहुत बढ़ गया, व्यापार करना आसान हो गया। भले ही ये सब अंततः उपलब्ध धातु मुद्रा यानी मेटालिक मनी की मात्रा पर निर्भर था। भारत में जो कीमती धातुओं, खासकर चांदी का लगातार प्रवाह हो रहा था, वो इस पूरे क्रेडिट सिस्टम का आधार था। जैसे जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था, मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी बढ़ी, व्यापार में विशेषज्ञता आई, स्पेशलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे क्रेडिट सिस्टम भी और ज्यादा विकसित और परिष्कृत होता गया। और इसका एक नतीजा ये हुआ कि 17वीं सदी के अंत तक जब मुद्रा आपूर्ति काफी बढ़ गई थी, तो ब्याज दरें गिरने लगी। ब्याज दरें गिरने लगी? हाँ, जब पैसा आसानी से उपलब्ध होता है तो ब्याज दरें कम हो जाती हैं, और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो निवेश को बढ़ावा मिलता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इससे व्यापार का और विस्तार हुआ। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन गया था। मौद्रिक परिसंचरण, ब्याज दर और निवेश, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। बिल्कुल, एक जटिल और गतिशील आर्थिक व्यवस्था थी। वाह, ये तो वाकई एक गहरा गोता था मध्यकालीन भारत की व्यापारिक और मौद्रिक दुनिया में। चलिए अब अंत में धारा 23.7 के तहत मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं, एक सारांश के तौर पर। हाँ, बिल्कुल। तो मुख्य बातें क्या रही हमारी चर्चा की? पहली बात, पहले कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो ज्यादातर निर्वाह आधारित थी और शहरी अर्थव्यवस्था जो वाणिज्यिक और मौद्रिक थी, में एक स्पष्ट अंतर था। ठीक है। दूसरा, मुगल मुद्रा प्रणाली काफी हद तक खुली थी, मतलब टकसाल में कोई भी बुलियन ले जाकर सिक्के ढलवा सकता था, और ये मुक्त व्यापार पर आधारित थी। तीसरा, बनिया समुदाय व्यापार में सबसे प्रमुख था, लेकिन उनके साथ साथ खत्री, बोहरा, पारसी, चिट्टियार जैसे अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण थे। चौथा, सल्तनत काल में और फिर शेरशाह और मुगलों के अधीन एक मानकीकृत बहुधातु या त्रिधातु मुद्रा प्रणाली, टंका, रुपया, दाम, जित्तल, पैसा विकसित हुई, जिसने व्यापार को बहुत सुगम बनाया। पांचवां, बीच में एक दौर 14वीं-15वीं सदी ऐसा भी आया जब कीमती धातुओं, खासकर चांदी की कमी हो गई थी। छठा, शेरशाह और मुगलों ने त्रिधातु प्रणाली को पुनर्जीवित किया और उसे व्यवस्थित किया, जिसे अमेरिकी चांदी के भारी प्रवाह से बहुत बल मिला। सातवां, दक्षिण भारत में सोने का सिक्का हुण पगोडा प्रमुख था, हालांकि बाद में वहां भी चांदी का चलन बढ़ा। आठवीं, व्यापार में साझेदारी, साझा शिरकत, ककमेंडा और दलाली, दलाल गुमाश्ता बहुत आम और महत्वपूर्ण तरीके थे। नवीं, सर्राफ बहुत महत्वपूर्ण साहूकार और बैंकर थे, जो न केवल भारतीय व्यापारियों और अधिकारियों को बल्कि यूरोपीय कंपनियों को भी भारी मात्रा में कर्ज देते थे। 10वीं, हुंडी का इस्तेमाल मुख्य रूप से धन हस्तांतरण के लिए होता था, लेकिन ये क्रेडिट का एक शक्तिशाली साधन भी बन गई और इसने मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने में मदद की। 11वीं 17वीं सदी तक बीमा और समुद्री ऋण बीमा
रेस्पोंडेंटिया अवक जैसी जोखिम प्रबंधन प्रणालियां अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थीं, यहाँ तक कि क्रेडिट इंश्योरेंस अवक के भी सबूत मिलते हैं। और 12वीं और आखिरी बात, 12वीं, इन सभी व्यापारिक और वित्तीय व्यवस्थाओं के केंद्र में सर्राफों ने एक धुरी की भूमिका निभाई। वो मनी चेंजर, बैंकर, मनी लेंडर, इंश्योरर सब कुछ थे। बहुत बढ़िया, ये एक शानदार सारांश था। तो दोस्तों, आज हमने मध्यकालीन भारत की व्यापारिक और मौद्रिक दुनिया की एक झलक देखी। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हाँ, और ये विषय जैसा आपने देखा काफी जटिल है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नाम है, तरीके हैं। इसलिए हमारा सुझाव रहेगा कि आप इस चर्चा को कम से कम एक बार और सुने, और हाँ, अपने नोट्स जरूर बनाएं। रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी। इतिहास, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि उस समय की शासन प्रणाली को समझने के लिए भी ये एक बुनियाद का काम करता है। सही कहा। और ये जानना कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हुई, कौन सी संस्थाएं थीं, कौन से तरीके थे, ये हमें आज की चुनौतियों और नीतियों को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकॉन भी दबा दें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। क्या आपको आज के ज़माने के जो पेमेंट वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं, डिजिटल करेंसी की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ मध्यकालीन हुंडी, सर्राफों के काम करने के तरीके, अंत सिस्टम, क्या इनमें कोई दिलचस्प समानता या कोई बड़ा अंतर नजर आता है? जरा सोचिएगा और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार।